देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और सब लोग अपने अपने तरीके से इस लोकतंत्र के महापर्व में अपने अपने तरीके से आहुतियाँ दे रहे हैं। किस तरीके से इस लोकतंत्र के महापर्व को मनाया जाए, कैसे इस लोकतंत्र के महापर्व में आहुतियाँ देने के लिए जो मतदान का प्रतिशत है वो बढ़ाया जाए, इसको लेकर के अपने अपने योगदान हैं। और लखनऊ विश्वविद्यालय, जिसके पास तकरीबन 550 से अधिक कॉलेज 5 अलग अलग जनपदों को मिला करके हैं, उस कॉलेज ने भी एक अभियान की शुरुआत की है, मतदाता जागरूकता अभियान। और सभी 550 से अधिक जो कॉलेज हैं वो एक एक जो बूथ हैं, एक एक जो वार्ड हैं उनको गोद ले रहे हैं। इसके साथ साथ और क्या चीज़ें हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय फ़िलहाल क्या कर रहा है, इन तमाम विषयों पर आज हम बातचीत करेंगे। और उसके लिए हमारे साथ जो विशेष मेहमान हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक राय साहब हैं। आलोक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू। आलोक सर, जिस तरीके से 2024 का ये जो लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, आपने तकरीबन 550 से अधिक जो कॉलेज हैं उनको आपने कहा है एक एक जो वार्ड है उनको गोद लेने के लिए। इसके पीछे की मंशा क्या आपको लगा कि जब फर्स्ट हमने जो 2 फेजेस देखे उसमें जिस तरीके से मतदान प्रतिशत गिरा था, वो कोई उसके पीछे का कोई फैक्ट है या कुछ और आपने सोचा समझा? नहीं, अभी जो ये स्पेसिफिक स्कीम हम लोगों ने शुरू की, ये तो इसके पीछे जब फर्स्ट 2 फेजेज़ में हम लोगों ने देखा कि यूपी में वोटिंग परसेंटेज में एक डिक्लाइन है और ओवरऑल नेशनल लेवल पे भी है, तो एज एन इंस्टीट्यूशन हमारा ये एक दायित्व है कि हम सिर्फ क्लासरूम टीचिंग या प्रैक्टिकल टीचिंग ही ना कराएं, बल्कि समाज के जो सरोकार हैं उनसे भी जुड़ें। तो ये एक विचार हम लोगों ने आपस में डिस्कस करके ये किया कि अगर सभी कॉलेजेस बहुत सारे रूरल एरियाज़ में हैं, शहरी क्षेत्रों में हैं, तो ये बहुत सारे कॉलेजेस अगर अपने अपने रेस्पेक्टिव गांव को, शहरी क्षेत्र में हैं, तो वार्ड को गोद लें। हम एक गूगल फॉर्म फ्लोट कर रहे हैं जिसमें हम लास्ट जनरल इलेक्शन में उनका वोटिंग परसेंटेज कितना था और इस बार उनके प्रयास के माध्यम से कितना हो रहा है। अच्छा, उसको भी हम कंपेयर करेंगे और उनको हम अवार्ड के लिए मतलब यूनिवर्सिटी के लोग जुड़े हुए हैं। कौन ये कर रहा है, मतलब एनालिसिस ये कौन कर रहा है? ये एक टीचर्स की टीम है। अच्छा, जिसने ये एक बनाया है गूगल फॉर्म, जिसको हम लोगों ने सभी कॉलेजेस को फ्लोट कर दिया। पहले ये इन्फॉर्मेशन दे दी और उसके बाद हम उनसे ये डेटा मंगाएंगे पोस्ट पोलिंग, जब हमारे पास डेटा आ जाएगा। इस बीच में वोटर अवेयरनेस कैंपेन बहुत तरीके से हम लोग कर रहे हैं। जैसे कल लखनऊ शहर में हम लोगों ने किया, उसमें हमारे बहुत सारे कॉलेजेस बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो चौक क्षेत्र का एक कॉलेज था, उसके साथ मिलकर यूनिवर्सिटी के भी बहुत सारे हमारे टीचर्स और ऑफिशियल्स गए और उसके बाद कॉलेज के स्टूडेंट्स, कॉलेज के टीचर्स, वहाँ पे जितने व्यापारी समूह थे उनके साथ हम लोगों ने दुकान अपने जो पैम्फलेट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट किए, इस विषय पे चर्चा की, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए जो भी जिस तरह से मोटिवेट कर सकते थे वो किया। अभी कल परसों हम लोग जा रहे हैं सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में और लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा। तो इन टोटल हमारे पास 5 ज़िलों का प्रभार है लखनऊ विश्वविद्यालय के पास। तो अलग अलग सभी 5 ज़िलों में हम ये वोटर अवेयरनेस कैंपेन अपना बहुत ही एक्टिवली इसको करने जा रहे हैं। सर, ये तो हुई वोटर अवेयरनेस कैंपेन की बात। अब हम चलते हैं चुनाव पर धीरे धीरे। राजनीति बात से इतर एक बात कही जाए, प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने 2019 में वो आए थे और 24 में वो दोबारा से चुनाव में, मतलब हालांकि 14 से वो प्रधानमंत्री, मतलब 2019 में चुन के आए थे। तो लगभग 5 साल बाद वो उनका जो चुनाव है वो हो रहा है। आपको भी लखनऊ विश्वविद्यालय में लगभग 4.5 साल हो चुके हैं। इन 4.5 साल में लखनऊ विश्वविद्यालय की बात की जाए, आपने क्या किया है, इस विश्वविद्यालय में क्या नई चीज़ें हो रही हैं? कुछ विश्वविद्यालय के बारे में बताएं, हम चूँकि आपके विश्वविद्यालय कैंपस में ही हैं, क्या चीज़ें हुई हैं? देखिए, ये 103 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है और इसकी हिस्ट्री बहुत ही ग्लोरियस रही है। देश के राष्ट्रपति से लेकर तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स, स्टेट चीफ मिनिस्टर्स, इस समय धामी जी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है, वो यही के स्टूडेंट रहे हैं। कई स्टेट्स के गवर्नर्स, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी यहाँ से रहे हैं, फर्स्ट फीमेल IAS ऑफिसर भी यहाँ से रही हैं। तो ऐसे बहुत सारे नामचीन लोग यहाँ से रहे। लेकिन द प्रेजेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी इंश्योर्स कि इसका फ्यूचर भी उतना ही ब्राइट हो। तो अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इम्प्लीमेंट हुई, पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले उसको इम्प्लीमेंट किया लखनऊ विश्वविद्यालय ने। तो इस तरह से जो एकदम मॉडर्न, अपडेटेड
कंटेम्प्रेरी एजुकेशन दिया जाए और उसका परिणाम भी मुझे लगता है, क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले किया तो उसका सबसे ज़्यादा परिणाम भी मिला। मैं आपको दिखा सकता हूँ, जैसे यहाँ यूनिवर्सिटी के लेवल पे NEP इम्प्लीमेंटेशन हो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशन, वो सारा काम, जैसे आप देखेंगे ये करीब 100 फीट ऊंचा, 103 फीट। उतर के देख लेते हैं क्या है, दिखाइए। अच्छा, 103 फीट ऊंचा ये झंडा है, लगा है। तो ये इसको संविधान स्थल बनाया गया है। देखिए इसके ठीक पीछे बाबा साहब की प्रतिमा है यहाँ पे जी। अच्छा, और यहाँ पे हम लोगों ने प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जी, एक बार इसको दिखाइए। प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके साइड में फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये सारे हम लोगों ने इसको वो कर दिया है, यहाँ लगाया है। इसके ठीक पीछे आप देख रहे होंगे, NAC में पूरे स्टेट में सबसे पहले A++ का एक्रेडिटेशन लखनऊ विश्वविद्यालय को मिला था। तो उसके लिए हम लोगों ने एक गौरव स्थल की स्थापना की, जो अभी मैं आपको ले चलूँगा जी। और ये एक तरह का सेल्फी पॉइंट शहर में इमर्ज किया है, जिसमें शाम को बहुत सारे लोग शहर के भी आते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय ने भी एक अपना सेल्फी पॉइंट बना लिया है। आइए तो उधर ही चलते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे, पे ये कॉलेज के ही बच्चे आकर के सेल्फी लेते हैं, बाहर वाले भी आकर के यहाँ सेल्फी ले रहे हैं? नहीं, बाहर वाले भी आके ले रहे हैं। हमारे कैंपस के बच्चे आते हैं, जो बहुत सारे इवेंट्स में हमारे यूनिवर्सिटी कैंपस में होते हैं, वो सारे इवेंट में जो लोग आते हैं वो लोग यहाँ पे लेते हैं तस्वीरें। मतलब लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और ये खूब तेज़ी से चलता है। तो ये कितने समय में ये बदला है लखनऊ विश्वविद्यालय, और इसके पीछे ये जैसे गौरव स्थल आप दिखा रहे हैं, ये गौरव स्थल का मतलब, इसका मतलब क्या है, किस बात का गौरव स्थल, या क्या स्पेसिफिक गौरव स्थल नाम रखने के पीछे का तर्क क्या है? मैंने जैसे कहा कि NAC में A++ का एक्रेडिटेशन पूरे स्टेट में, इंक्लूडिंग ऑल दी स्टेट एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस, ये हमारे ही विश्वविद्यालय को सबसे पहले मिला था। तो इसको देश के गौरव माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के दिन, अच्छा, हम लोगों ने ऑनरेबल गवर्नर मैडम को रिक्वेस्ट की थी, एक बार उधर दिखाइए, और उन्होंने ही इसका लोकार्पण किया। अच्छा, तो बड़ा सुंदर है ये सब। तो ये छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें, अभी मैं आपको ले चलूँगा। यूनिवर्सिटी का अपना कोई गेट नहीं था अभी तक, तो एक गेट था ज़रूर मुख्य द्वार के रूप में, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन को ही अटेंड करता था। तो ये एक नया द्वार बना है लखनऊ विश्वविद्यालय का। अच्छा, विवेकानंद जी के तो नाम पर। बैठ के आगे चलते हैं। किसके नाम पे द्वार बना है सर, क्या बता रहे थे? विवेकानंद जी जो यूथ आइकन है, हाँ, उनके नाम पे ये द्वार बना है। और मैं आपको ले चलता हूँ। इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग और यूनिक चीज़ ये आपको मैं दिखाऊंगा इसके डिज़ाइन का, कि ये द्वार दोनों हाथ जैसे माँ फैला के बच्चे का स्वागत करती है, उसी तरह से ये द्वार छात्रों को इनवाइट करता है कि आप आइए, हमारे से अच्छी शिक्षा ग्रहण करिए और देश समाज की सेवा में रत होइए। तो ये इसका एक डिज़ाइन हम लोगों ने इस तरह से किया। अच्छा, ये जैसे ये इसका क्वाड्रेंगल है, बड़ा फेमस, मैं आपको उधर से इसका फ्रंट व्यू भी दिखाऊंगा, और उसको आप मतलब देखेंगे। ये करीब 150 से ज़्यादा साल पुरानी इमारत है। बेसिकली इसमें आर्ट्स के विभाग हैं, और हम लोग उधर गेट की तरफ चलेंगे, गेट की तरफ जी सीधे। बिल्कुल। तो इसमें अलग अलग विभाग हैं आर्ट्स के, प्राइमरली इसको आर्ट्स क्वाड्रेंगल बोलते हैं प्रमुखता से। और इसको अभी हम लोगों ने रेनोवेट कराया है, जिसमें बेसिक एमिनिटीज़ अंदर से पूरी मॉडर्न है और बाहर से इसका पूरा वही लुक है जिस तरह से। बेसिक कम्युनिटीज़ के रेनोवेशन की बात हमने की, हमने कॉलेज के स्ट्रक्चर के रेनोवेशन की बात की। जो पढ़ाई का मॉडल है उसमें भी क्या कुछ बदलाव इन दिनों छात्रों को कुछ नयापन
छात्रों के लिए कुछ आ रहा है? यूनिवर्सिटी में किस तरीके के बदलाव हो रहे हैं? क्या चीज़ें छात्रों के लिए नई आई? स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा डायनामिक सेक्शन है पूरे देश का, और एजुकेशन और ह्यूमन सबसे ज़्यादा इवॉल्विंग है। अगर संस्थाएं उसके साथ अपने आप को कोप नहीं कर पाएंगी तो वो वैनिश कर जाएंगी, वो समाप्त हो जाएंगी। इसलिए एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ये हमारे लिए एक्सट्रीमली इम्परेटिव है कि हम एकदम मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी, नीड बेस्ड सर्विस दें स्टूडेंट को, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ कंटेंट बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सबसे पहले, जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुपालन में हम गए, तो सबसे पहले हम लोगों ने अपना करिकुलम पूरा रिवैम्पिंग किया। उस रिवैम्पिंग के बाद हमको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस करने थे। इसको बाहर लीजिए, अंदर से बाहर ले लीजिएगा। तो हम लोगों ने फिर उसको चेंज किया। आप चलिए, अब आप जाइए। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने बेसिक सारे चेंजेस अपने किए, और उसके बाद फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया इंस्टीट्यूशन के। वो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ इस तरह से अटेंड किए गए जो हमारे आज की आवश्यकता को भी अटेंड करें और इस यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री और लेगेसी को भी अटेंड करें। जैसे मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर हमारा ये गेट देख सकें। आइए बाहर। तो मैं इसकी बात कर रहा था। ये विवेकानंद द्वार है, और आप देखेंगे जिस तरह का एक आर्च आप देखेंगे, ये जैसे माँ अपनी दोनों बाहें फैलाए स्वागत करती है बच्चे का, उसी तरह से ये विश्वविद्यालय छात्रों को इनवाइट करता है कि आइए और श्रेष्ठतम शिक्षा के लिए हम आपका स्वागत करते हैं। आपको हम इस योग्य बनाएंगे जिससे आप बाहर जाएं और देश समाज की सेवा करें। ये नया गेट बना है। ये नया गेट बना है, और ये गेट जैसे ही आप एंटर करेंगे, इसके एक साइड विज्ञान के विभाग हैं और लेफ़्ट साइड में आर्ट्स के विभाग हैं। सीधे जाएंगे तो कॉमर्स के विभाग हैं। तो ये इसका बड़ा एक स्ट्रेटिजिक लोकेशन आइडेंटिफाई किया गया, और इस हिसाब से ये करीब करीब 60 फीट, एंड टू एंड 60 फीट है ये, और 11 फीट के ये पिलर हैं। साइड में 3.5 फीट के हैं, और 22 फीट का बीच है, ताकि हमको बड़ी गाड़ी करनी हो तो वो भी ले जा सकते हैं, और बाकी अच्छी खासी मतलब इनोवा तक की गाड़ी आराम से साइड के इन और आउट दोनों सेक्शंस हो जाएं, जैसे कि हमको किसी कॉलेज कोई बड़ा कार्यक्रम करना चाहे तो आसानी से ये गेट एक्सेस। एग्जैक्टली। और हम लोगों ने इसके एक साइड कार की पार्किंग और दूसरी साइड मोटरसाइकिल की पार्किंग की। इसके अलावा इसके ठीक बाद एक गेट होगा जो कि मेट्रो स्टेशन के ठीक सटे हुए ही है। तो मेट्रो से बच्चा उतरता है तो जो भी पैदल जाना चाहता है वहाँ से उसके लिए गेट है, उसको इधर आने की आवश्यकता नहीं है, वो सीधे वहाँ से जा सकता है। ये सारी बातें तो सर स्ट्रक्चर पर हो गई। हमने जो तमाम आपने पूरे एक तरीके से इसको रेनोवेट किया है उस पर बात हो गई। हम शिक्षा पर बात कर रहे थे। शिक्षा में किस तरीके से नवीनीकरण हुआ है, क्या नई चीज़ें छात्रों के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय लेकर के आ रहा है, उनकी पढ़ाई को कैसे फैसिलिटेट और किया जा रहा है लखनऊ विश्वविद्यालय? देखिए, हम बेसिकली एक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशनल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। ये एजुकेशन न सिर्फ क्लासरूम टीचिंग, प्रैक्टिकल टीचिंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करती है, बल्कि हम बहुत ज़्यादा रिसर्च बेस्ड लर्निंग पर इधर हम लोगों ने जोर देना शुरू किया। और मैं आपको बताऊं कि इसका नतीजा ये है कि आज की तारीख में इधर हाल के सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्लास 1 सर्विसेज के रिजल्ट्स की बात मैं करूं तो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज ऑल इंडिया फर्स्ट पोजीशन लखनऊ यूनिवर्सिटी से। अभी जियोलॉजिस्ट क्लास 1 जॉब है उनकी यूपीएससी से, उसमें पूरे देश का करीब 12% सिलेक्शन हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। जुडिशियल सर्विसेज के सिलेक्शंस हुए अभी, उसमें आप देखेंगे कि पूरे प्रदेश के जिसमें सभी लीडिंग इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। करीब 18% सिलेक्शन सिर्फ हमारे कैंपस के बच्चों के थे। प्राइवेट प्लेसमेंट्स बीकॉम, बीएससी, बीसीए, बीबीए, मैंने अंडर ग्रेजुएट लेवल में हमारे पास, मुझे लगता है वर्टिकल मोबिलिटी को छोड़ दें, जैसे जो बच्चा अंडर ग्रेजुएट में है वो पोस्ट ग्रेजुएट में जाता है, उसको अगर छोड़ दें तो हमारे पास शायद 10-15% बच्चा होगा जिसके प्लेसमेंट्स नहीं हुए।
और वो भी बहुत सारे ऑप्ट आउट करते हैं या भर भर के रोजगार दे रहे हैं क्या? हाँ, ये मैं आपको कहूँ, हम आपको सारा डेटा हमारे वेबसाइट पे है, आप उसको वैलिडेट कर सकते हैं। सर बैठ के आगे चलो। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी, अगर आप लेफ्ट साइड में देख सकें तो ये दिस इज़ द वेरी फेमस हिस्टोरिकल आइकॉनिक आर्ट्स क्वाड्रेंगल। विश्वविद्यालय वाले इस बात से इस एक जो लॉन है, ये जो क्वाड्रेंगल है, इससे अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। जी 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 बिल्कुल, बहुत सारी मूवीज़ में भी इसकी शूटिंग आप देखेंगे। और ये एक आइकॉनिक बिल्डिंग है। बेसिकली आर्ट्स के इसमें करीब 8 विभाग हैं अलग अलग एरिया में। तो अच्छा सर, हम जिस तरीके से आपने कहा कि रोज़गार देने की बात की, लगभग 85% ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो एक तरीके से यहाँ पे प्लेसमेंट उनका हुआ है। और अगर शिक्षा में बात करें, क्योंकि जिस तरीके से आज के समय पे लोगों के पास वक्त कम है, और पर क्योंकि सबके पास अपनी अलग अलग कई जिम्मेदारियां हैं, जो वर्किंग लोग हैं उनके लिए कुछ अगर शिक्षा को लेकर के कुछ नया लखनऊ विश्वविद्यालय कर रहा हो, या कैसे अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ सकते हैं विश्वविद्यालय से, इसके लेकर के कोई प्लान आपका? इसमें 2 प्रमुख चीज़ें हैं। इसे सबसे पहले तो ऑनलाइन एजुकेशन हम लोगों ने शुरू कर दिया, और पूरे प्रदेश में सबसे पहले हम लोगों ने शुरू किया है ऑनलाइन एजुकेशन। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो कहती है कि हमको GR को 50% करना है, वो 50% कैसे होगा? सिर्फ नए इंस्टीट्यूशन खोल के तो नहीं होगा। तो ऑनलाइन एजुकेशन उसका एक बड़ा माध्यम है, और हम लोगों ने उसको शुरू कर दिया। जो भी बेसिक एसेंशियल्स थे वो सारे पूरे करके UGC से अप्रूवल लेके फर्स्ट फेज़ का एडमिशन भी शुरू हो गया। अभी 2 प्रोग्राम के साथ हमने शुरू किया, BCom और MCom। अगला जो बैच उनका है सितंबर में, उसमें हम और बहुत सारे प्रोग्राम्स के साथ आ रहे हैं। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि अगर आप किसी और विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि UGC अलाउ करती है कि एट अ टाइम अगर एक प्रोग्राम ऑनलाइन है तो आप 2 प्रोग्राम भी कर सकते हैं। अच्छा जी, तो इसके माध्यम से हमको लगता है कि हम एक बहुत बड़े तबके को एड्रेस कर पाएंगे, उसकी नीड को। हर तरीके के कोर्सेज में ऑनलाइन एडमिशन शुरू हो चुका है, या साइंस छोड़ के? अच्छा, साइंस छोड़ के। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में अलाउड नहीं है। और बाकी तो में वो क्या 24-25 सेशन से शुरू हो रहा है? मतलब ये जो सेशन आने वाले एग्जैक्टली एक्चुअली साल में 2 सिलेक्शंस इसमें एडमिशन्स होते हैं। एक एडमिशन है हमारा जो 28 फरवरी को ख़त्म हुआ, और दूसरा 30 सितंबर को ख़त्म होगा। अच्छा, तो ऑनलाइन एडमिशन 2 बार में हो? 2 बार हम ले सकते हैं एज पर UGC रूल्स, और हमको सारा उनके पोर्टल में सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी पड़ती है। तो वो एक मेजर काम हम लोगों ने किया। दूसरे, मैं जिस बात को कह रहा था कि रिसर्च बेस्ड एजुकेशन, ये हमारी एक प्रायोरिटी रही है कि हम सिर्फ कन्वेंशनल रूटीन एजुकेशन इम्पार्ट ना करें, बल्कि रिसर्च बेस्ड एजुकेशन इम्पार्ट करें। और ये हमारे लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है कि हम कुछ भी ऐसा प्रोवाइड करें जो अन्य छात्रों से की भीड़ से हमारे छात्र को अलग दिखाए। वो जो डिस्टिंक्शन है, वो डिस्टिंक्शन लाई करता है इसी में, इधर से राइट ले लो, वो डिस्टिंक्शन लाई करता है हमारे ये जो रिसर्च बेस्ड एजुकेशन में। एक मैं चाहूँगा आपके कैमरामैन इधर लेफ्ट में देखें, ये भी एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर है। हालांकि क्योंकि ये एक हेरिटेज बिल्डिंग है तो हम लोग इसको अभी छू नहीं रहे हैं। गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ हमारी बातचीत चल रही है। लाल बारादरी के नाम से जाना जाता है। तो इसके सामने ये एक नहर है, वो हम लोग आजकल सफाई का काम चल रहा है, इसके भी रेनोवेशन का काम चल रहा है। तो ये हम जो कह रहे थे कि रिसर्च बेस्ड एजुकेशन हमारा सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन है। ये रिसर्च बेस्ड एजुकेशन के आधार पर हम अपने बच्चे को दूसरे संस्था के बच्चे से भिन्न स्थापित कर पाएंगे। और बहुत सारे जो हालिया उपलब्धियां हमारे छात्रों ने हासिल की हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ द प्लेसमेंट्स, बी इट इन गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, अलग अलग विषयों में, अक्रॉस डिसिप्लिन, प्राइवेट प्लेसमेंट्स में, तो उसमें इसका एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। ये तो सर लखनऊ विश्वविद्यालय की हमने बात कर ली। अब चूँकि बात लोगों के मतदान जागरूकता से शुरू हुई थी, यूनिवर्सिटी में हम लोग थे तो यूनिवर्सिटी ने क्या किया इस पर बात कर ली, पर अब थोड़ा सा पॉलिटिकल बातचीत कर लेते हैं। आप ये जो 5 साल का कार्यकाल रहा, इस 5 साल के कार्यकाल को आप चूँकि शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं,
कैसे देखते हैं शिक्षा क्षेत्र में क्या कुछ नई चीज़ें हुई हैं और क्या आपको लगता है कि जो नई गवर्नमेंट बने उसको क्या कुछ करना चाहिए शिक्षा क्षेत्र में? सबसे पहले तो क्या कुछ हुआ है उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसी 5 साल के उसमें आई है। देखिए, मुझे लगता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये एक बहुत बड़ी मतलब एक गेम चेंजर जैसी एक चीज़ आई। इसने कंप्लेसेंट संस्थाओं को और व्यवस्थाओं को भी बाध्य किया कि वो बदलते समय के साथ शिक्षा की, स्टूडेंट्स की और इंडस्ट्री की सभी आवश्यकता के हिसाब से अपने आप में बदलाव ले आए। हम लोगों ने भी उसको बदला, समय के साथ बदला और उसके हिसाब से बहुत सारे चेंजेस किए। मुझे लगता है अब ज़्यादा ज़ोर इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर है और उसका सबसे बड़ा ओनस लाई करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, क्योंकि सरकार ने नीति बना के दी, इम्प्लीमेंट हमको करना है। हम कितने सफल होते हैं उस पूरी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में और उसका लाभ हमारे छात्रों तक पहुंचाने में, इसमें संस्थाओं का और एजुकेशनल लीडर्स का एक बहुत बड़ा रोल होगा। रादर देन पॉलिटिकल लीडर्स, दे डिड देयर जॉब। उन्होंने अपना काम किया, एक बहुत अच्छी नीति बनाई, नीति को पास करके हम सबको दे दिया। दूसरे, सरकार राज्य संस्थाओं को अलग अलग प्रकार से मदद भी दे रही है, जैसे बहुत सारी वर्कशॉप्स यूजीसी के तत्वावधान में और अलग अलग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके तत्वावधान में भी हो रही हैं। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि आप राइट ले लो, तो वो प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि किस तरह से अपने आप को आधुनिक शिक्षा के रूप में जो भी इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट्स, इन टर्म्स ऑफ अदर फैसिलिटीज़ हम लोग वो कर सकें, अपने आप को अपडेट कर सकें। जैसे प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत अभी लखनऊ विश्वविद्यालय को 100 करोड़ रुपए की ग्रांट अभी हुई है, ईयर मार्क, और बहुत जल्दी वो रिलीज़ भी हो जाएगी। उसके लिए पूरा फ्रेमवर्क बन चुका है, एक रिव्यू मीटिंग भी ऑनरेबल गवर्नर मैडम के नेतृत्व में बैठक में सब हो चुका। तो ये सब अब इम्प्लीमेंटेशन का ये जो एडिशनल फंड प्रोवाइड किया गया है, इसके थ्रू संस्थाएं, वही मैंने कहा कि अब वो ओनस लाई करता है संस्थाओं के ऊपर कि वो कितनी इफ़ेक्टिवली इसको इम्प्लीमेंट करके उसका बेनिफिट अपने बच्चों को देती हैं। जैसे मैंने बताया कि 2020 में हम लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर दिया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू पूरा क्रेडिट स्ट्रक्चर में डाल के इंटर डिपार्टमेंटल क्रेडिट ट्रांसफ़र, फ्लेक्सिबल एंट्री एंड एग्जिट, ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर दी। बच्चों को बहुत सुविधा हुई। मैं आपको बता सकता हूँ कि 2020 में जब हम लोगों ने लागू किया था उसको, तो आप समझिए कि 2021 के कॉन्वोकेशन में 2 प्रोग्राम का मुझे अच्छी तरह याद है, एक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और एक बायोकेमिस्ट्री का मास्टर्स के स्टूडेंट थे। उन्होंने 1 साल के बाद हमसे कहा कि साहब हम ऑप्ट आउट करना चाहते हैं और आपका ऑर्डिनेंस हमको प्रोवाइड फॉर करता है, तो आप हमको जाने दीजिए। एंड वी अलाउड देम विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। तो बच्चे का 1 साल बच गया, यू नो। तो इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये तो हम प्रोसीजरल और स्ट्रक्चरल बता रहे हैं। बाकी कंटेंट के टर्म्स में, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी कॉम्प्लेसेंट इंस्टीट्यूशंस भी जो होंगे, जिन्होंने वर्षों से अपना सिलेबस रिवाइज नहीं किया होगा, अपने कोर्स के स्ट्रक्चर में फंडामेंटल चेंजेस नहीं किए होंगे, वो सारे भी बाध्य हुए क्योंकि क्रेडिट में सबको डालना पड़ा। ये सब कुछ नीट जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत। एग्जैक्टली। ये तो सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात हो गई। जो नई गवर्नमेंट आए 2024 में, उससे क्या ऐसा शिक्षा क्षेत्र में करना चाहिए, आप कैसे देखते हैं, जिससे छात्रों के बेटरमेंट के लिए, शिक्षकों के बेटरमेंट के लिए जो चीज़ें हैं वो हो सकें? देखिए, प्रोसीजरली जैसे मैंने कहा कि सरकार का मूल काम नीति निर्माण है और इम्प्लीमेंटेशन का ओनस हमारे ऊपर लाई करता है। तो ये ज़्यादा एजुकेशनल लीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको डिलीवर करें बनस्पत की पॉलिटिकल लीडरशिप के। ये ज़रूर है कि एक रिस्पॉन्सिव सिस्टम जब होता है हमारे पास, तो वो रिस्पॉन्सिव सिस्टम हमको जो भी दुश्वारियाँ समय समय से आती रहती हैं उसको अटेंड करता है। राइट ले लीजिए, तो उसको समय समय से अटेंड करता है और ऐसा एक रिस्पॉन्सिव सिस्टम मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मदद करेगा विश्वविद्यालय को। सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी को नहीं, किसी स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, वो ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस में वो अटेंड होती रहें। जो समय के साथ चीज़ें आ रही हैं, बदलाव आ रहे हैं, जैसे बच्चे बदल रहे हैं तो बच्चों की नीड बदल रही है। क्या होगा, मान लीजिए 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम हमने शुरू कर दिया, हमारे यहाँ ऑर्डिनेंस तैयार हो रहा है।
2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट भी हम साइमल्टेनियसली चला रहे हैं। क्रेडिट सिस्टम चेंज किया हमने, तो उस हिसाब से जो 2 ईयर में बच्चा आ रहा है तो पूरे अंडर ग्रेजुएट को चेंज किया, और 2 ईयर का सिलेबस जो अभी हमने 2020 में चेंज किया था वो फिर 2024 में हमको बदलना हो रहा है। तो अब एक्स्ट्रा मान लीजिए क्लासरूम इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, हमको रिसर्च फैसिलिटी की आवश्यकता है, तो इसमें संस्थाओं को बेसिकली फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता होती है। सरकार पैसा देती रहे, बाकी जो संस्थान है वो अपने हिसाब से काम कर लेंगे। हाँ, अगर संस्था अच्छा कर रही है। जैसे मैं आपको बताऊँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने A++ का NAAC में एक्रेडिटेशन हासिल किया, आज QS में भी उसकी रैंक है, टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी में भी उसकी रैंक है, NIRF में उसकी रैंक है, बहुत सारी दूसरी इंटरनेशनल और नेशनल रैंकिंग्स में उसका परफॉर्मेंस है। हमारे प्रोजेक्ट ग्रांट्स में भी सिग्निफिकेंट जंप हुआ। PM ऊषा स्कीम में पूरे इंडिया में हाईएस्ट स्कोर हम लोगों ने प्राप्त किया था। तो इस तरह के बहुत सारे जो अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो गवर्नमेंट लेवल पे आप रिवॉर्ड होते हैं, तो आपका मोटिवेशन बढ़ता है। और इंस्टीट्यूशन स्तर पर भी अगर आप अपने हिसाब से काम करके चीज़ें बेहतर और कर सकते हैं, उसमें बहुत पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की बहुत ज़रूरत नहीं है। हाँ, पैसे की ज़रूरत होगी, जो सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जैसे देखिए, मैं ईमानदारी से बताऊँ आपको, तो संस्थाएँ यूनिवर्सिटीज़ बाय एंड लार्ज ऑटोनॉमस हैं, और वो अपनी ऑटोनॉमी का बेजा इस्तेमाल न करें, ये तो एक कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ कोर्स होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा हिंडरेंसेस ना हो, सपोर्ट सिस्टम बना रहे, तो संस्थाएं निश्चित ही ग्रो करेंगी। और जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जिस बात को बार बार कहते हैं कि इंडियन हायर एजुकेशन हैज़ गॉट इनॉर्मस पोटेंशियल टू मेक इट्स मार्क एट इंटरनेशनल लेवल, तो वो हम सब कमर कस के तैयार हैं। और बहुत सारा एक कंड्यूसिव कंजीनियल इकोसिस्टम भी हमारे पास अवेलेबल है। अब डिलीवरी का टाइम है, और वो जिम्मेदारी हम ही सब पे लाई करती है। तो डिलीवरी का टाइम है, वो जिम्मेदारी आपकी। अब एक बस आखिरी अपील, जो आप शुरुआत में जहाँ से शुरुआत हुई थी मतदान के लिए, जो आप लोग जो स्पेशल कैंपेन चला रहे हैं, एक आखिरी अपील जो लोगों से आप करना चाहते हैं। मैं जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सब से मेरी विनती है, मेरा निवेदन है कि आप ज़रूर मतदान स्थल पे जाइए। सिर्फ खुद न जाइए, अपने परिवार वालों को ले जाइए, पास पड़ोस को ले जाइए, सबको ले जाइए, प्रेरित करिए, ताकि एक भी व्यक्ति वोट देने से न छूटे। ये आपका अधिकार ही नहीं है, आपका कर्तव्य है, राष्ट्र के प्रति आपकी जिम्मेदारी हो, और इस जिम्मेदारी से आप मुँह नहीं मोड़ सकते हैं। ये एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है जो आपको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नीति निर्माण में आपके योगदान को इंश्योर करता है। बिल्कुल, तो मतदान आपकी अपनी जिम्मेदारी है, इसको आप ज़रूर निभाएं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।